प्रिय प्रेस के मित्रों, इस समय हमारे साथ जनजाति मामले मंत्रालय के सचिव विभू नायर जी हैं, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनजाति मंत्रालय आर जया जी हैं और एडिशनल सेक्रेटरी जनजाति मंत्रालय नवलजीत कपूर जी है और नानू भसीन जी हैं। और मुझे बहुत कहा जाए कि आपके साथ संवाद करते हुए बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव इस बात के लिए कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो जनजाति मंत्रालय की यात्रा प्रारंभ हुई, आज वह पूरे देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत तक प्रतिबिंब हो रही है। जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने विशेषताओं, परंपराओं और संभावनाओं के साथ दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया है, वहीं पिछले 10 वर्षों में जनजाति मंत्रालय ने लगातार उन जनजाति वर्गों के बीच में सतही तौर पर कार्य करते हुए उन्हें भी और मंत्रालय ने भी उपलब्धि हासिल की है। और देश में एक बड़े भूभाग में रहने वाले जनजाति समुदाय को नए तरीके से अपनी पहचान और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करने का अवसर दोनों ही क्षेत्र में, जहां अभूतपूर्व ढंग से ख्याति प्राप्त हुई है, वहीं विकास यात्रा में, रोजगार मूलक कार्यक्रम में, आत्मनिर्भरता में मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसे लक्ष्यपूर्ण कार्य, उद्देश्यपूर्ण कार्य संकल्पबद्ध तरीके से पूरा करते हुए नए संकल्पों के साथ कि जनजाति समुदाय के बड़े भूभाग में रहने वाले समस्त समुदाय को 21वीं सदी के भारत में हम किस तरीके से देखना चाहते हैं और जनजाति समुदाय स्वयं को देखना चाहता है कि विकसित भारत में उनकी क्या भूमिका होगी। आज जो कार्य योजना को सतही तौर पर पहुंचाने का कार्य हुआ है और आगे के लिए जो सतही तौर पर कार्यक्रम बनाते हुए कार्य योजना को गतिशील बना करके आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया है, मैं समझता हूँ कि जनजाति और जनजाति क्षेत्रों का यह यात्रा अभूतपूर्व ढंग से आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब जनजाति समुदाय और जनजाति भूभाग के रहने वाले समस्त लोगों ने स्वयं को संकल्पित किया है। जनजाति समुदाय अपने आप में एक स्वाभिमान समुदाय, प्राइड कम्युनिटी के रूप में आदिकाल से रहा है, क्योंकि वो प्राकृतिक जीवन, नैसर्गिक व्यवस्था, परंपरागत जीवन शैली के आधार पर जीने वाला वो तबका है जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने के बाद भी वो अपने आप को अभावों के बीच में भी भावों को व्यक्त करता है।
और इसलिए उस सम्मान को और ज़्यादा महत्व देते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि जो समुदाय आदिकाल से अपने स्वाभिमान के साथ समझौता न करते हुए अपने को वैसे स्थानों पर जोड़ कर रखने का एक महत्वपूर्ण जीवन पद्धति को बनाए रखा है, उसका सम्मान होना चाहिए। और उस सम्मान के दृष्टि से ही वैसे लोगों की पहचान, वैसे लोगों का सम्मान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से एक तिथि निर्धारित की गई कि पूरे जन समुदाय, जनजाति समुदाय के विभिन्न वर्गों के, वो अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करे कि विभिन्न कालखंडों में विभिन्न शासकों के बीच में जनजाति समुदायों ने किस तरीके से नेतृत्व करते हुए समाज को दिशा दी और आत्मनिर्णय के अधिकार और उनके जो नैसर्गिक जीवन को बरकरार रखने के लिए आहुति दी। और इसलिए 15 नवंबर को, जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उस दिन को एक स्वाभिमान दिवस के रूप में, गौरव दिवस के रूप में, ताकि उससे न केवल हम अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का स्मरण करें, बल्कि हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कितनी मजबूत है। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा ही नहीं, देश में ऐसे विविध क्षेत्रों में प्रांतीय स्तर पर यदि हम देखें, चाहे उड़ीसा के इतिहास को देखें, चाहे मध्य प्रदेश के इतिहास को देखें, चाहे छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, बंगाल के या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में जनजाति समुदाय के आहुति की इतिहास है। और इसलिए उस पृष्ठभूमि को हमेशा देश की जनता भी और दुनिया भी देखे, इसलिए संग्रहालयों के माध्यम से उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित किया जाए। और उसमें भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोग वहाँ जाकर देखें उन प्रदेशों में, और सभी प्रदेशों में ऐसे संग्रहालयों की निर्माण की जानी चाहिए। तो ये कार्यक्रम जनजाति मंत्रालय ने प्रारंभ किया, कई स्थानों पर पूरा हुआ, और यह कार्यक्रम इस 10 वर्ष में लगातार चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र स्वाभिमान से समझौता करके कभी आगे नहीं बढ़ता है। और इसलिए जनजाति समुदाय तो ऐसी कई दौर को देखते हुए भी इसे समझौता नहीं किया है। इसलिए इसका सम्मान होना चाहिए, इनको जानना चाहिए, इनको समझना चाहिए, और इसके साथ मिल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ कार्य की निरंतरता बने रहे, मंत्रालय ने लगातार कोशिश किया। इसमें एक और नया अध्याय जुड़ा। जब आज़ादी के पहले कालखंड ऐसा इन 10 वर्षों का रहा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 75 साल हमने देश की आज़ादी का इस देश में यात्रा की है, लेकिन जनजाति समुदाय में से कोई भी ऐसे पदों पर जिससे यह कहा जाए कि वास्तविक रूप से उन समुदायों के बीच से हम इस देश को प्रतिबिंबित करना चाहते हैं, ऐसा निर्णय पूर्व की सरकारों ने नहीं की। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व फैसला हुआ कि एक जनजाति महिला को देश का राष्ट्रपति, सर्वोच्च नागरिक के रूप में चयन किया गया। और आज ये अंतर्राष्ट्रीय फलक पर दिखाई दे रहा है कि भारत कितना लोकतांत्रिक मूल्यों का धनी है, नेतृत्व का धनी है, कि एक जनजाति समुदाय की महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने का गौरव प्राप्त किया। ये गौरव देश का भी गौरव है,
और जनजाति समुदाय का भी गौरव है। जनजाति समुदाय के सम्मान को अलंकृत करते हुए मैं मानता हूं कि इस पद पर राष्ट्रपति सुशोभित हुई हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी देश, कोई भी समाज अपने स्वाभिमान, या आप सामान्य रूप से देखें तो एक परिवार भी अपने आप को सोचता है कि समाज में मेरा एक स्तर होना चाहिए, एक हमारा सम्मान होना चाहिए, या हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारे पारिवारिक सम्मान पर ठेस पहुँचे। तो इसके लिए हमेशा लोग ध्यान रखते हैं हम तो देश के हैं, और देश में एक बड़े भूभाग में रहने वाले, आदिकाल से परंपराओं को, जीवंत परंपराओं को बनाए रखने वाला। क्योंकि आज वैज्ञानिक दृष्टि से जो जिन चीज़ों की बात करते हैं वो आदिकाल से जी करके प्रस्तुत करने का काम जनजाति समाज ने किया है, और उसका मूल अवधारणा है जल, जंगल, जमीन, जानवर, जनता। ये जो समावेशी जीवन है, समन्वय जीवन है, ये समन्वय जीवन को लगातार जीने का काम जनजाति समुदाय ने किया है। और इसी को आज पर्यावरणविद, या जब हम किसी क्षेत्र में खास करके यदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा ICR रिसर्च करता है तो उसका बेस यही होता है कि मिट्टी की ताकत क्या है। वो जल, जंगल, ज़मीन के अंदर ही वो सारी ताकत, जिसमें हमारी, जिसे हम कहते हैं जर्मिनेटिंग सिस्टम, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि तत्वज्ञानी के रूप में जनजाति की परंपरा में है। उस सम्मान को बरकरार रखते हुए जो यात्रा प्रारंभ हुई है वो अभूतपूर्व ढंग से लगातार आगे बढ़ रहा है। और मैं इस अवसर पर तुलनात्मक ढंग से आपके सामने जो विविध योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से जनजाति समुदाय के बीच में कार्य हुए हैं, इसके साथ साथ मैं एक रोड मैप पर बात करना चाहता हूँ कि आगे हमने क्या देखा है, क्या समझा है और कैसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक दूरगामी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जनजाति समुदाय को, कि आज वैश्विक दृष्टि से देखा जा रहा है कि डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्किंग ये किसी से भी अछूता नहीं है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर को एक अथॉरिटी के रूप में भारत स्थापित करना चाहता है और उसके बारे में नीतियां बनाई हैं। जनजाति मंत्रालय ने जहां सेमीकंडक्टर की ऐसे कंपनियां स्थापित हो, यहाँ रिसर्च का कार्य बढ़े, वहीं उसके साथ साथ इस मंत्रालय ने मानव संसाधनों का प्रबंधन, इस क्षेत्र में कार्य कर क्षमता कैसे आगे बढ़े और जनजाति समुदाय की भागीदारी हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ हमने MOU किया है कि अभी से एक तरफ प्लांट के बारे में लोग अपना कार्य प्रारंभ करें, ट्रायल अपना प्रारंभ करें, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, जिस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी है वहाँ चिप है, चिप यानी सेमीकंडक्टर, उसके बारे में समझ, उसके बारे में अधिक जानकारी और वैसे जगहों से जुड़े, इसके लिए मैन पावर प्रबंधन का कार्य हमने MOU करके आगे बढ़ाने का, क्योंकि ये जो 2047 में विकसित भारत की बात हम कह रहे हैं, उस 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य को पूरा करने का पार्टनर के रूप में जनजातीय समुदाय की भागीदारी न केवल रोजगार के दृष्टि से बल्कि सक्षमता के दृष्टि से, स्किल्ड के दृष्टि से, कैपेबिलिटी के दृष्टि से
आत्मनिर्भरता की दृष्टि से वो अपने आप को जोड़े, मंत्रालय ने एक नया कार्य योजना तैयार किया है। इसके साथ साथ ही भारत सरकार का यह मंत्रालय जो हमेशा संवेदनशील रहा है जनजाति क्षेत्र के स्वास्थ्य के मामले में, जनजाति क्षेत्र के स्वास्थ्य के मामले में हमने एक नया अध्याय शुभारंभ किया है, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने शहडोल से एक मिशन प्रारंभ की है कि जो जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे वंशानुगत समस्या है उसका समाधान के लिए एक नेशनल प्रोग्राम चले। वहीं उस कार्यक्रम के साथ साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करें कि हम इस तरह का वातावरण, इस तरह का कार्यक्षेत्र का निर्माण करें कि जिससे हमारा एक व्यापक क्षितिज का निर्माण हो सके और हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाते हुए हम ऐसी सुविधाओं से युक्त करें जिससे कि एक आम आदमी सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाला वो अपने आप को डिस्कनेक्ट हुए में नहीं बल्कि हमेशा कनेक्ट महसूस करे। और इसके लिए एम्स में हमने बिरसा मुंडा पीठ, बिरसा मुंडा चेयर की स्थापना की है। उसके बारे में एम्स के डायरेक्टर के साथ बैठकर एक कार्य योजना तैयार किया है और देश भर में जितने एम्स है बिरसा मुंडा चेयर के माध्यम से उसको जोड़ा है कि सभी एम्स इस नेटवर्क के साथ रहेंगे। यहाँ चर्चा होगी, यहाँ रिसर्च होगी और इसके डॉक्यूमेंटेशन होंगे और उसके अनुसार लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या क्या हो सकता है उस पर कार्य होगा। यानी पूरे तरीके से एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ सेक्टर में हम ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल फोकस, सिकिल्स एनीमिया, पोस्ट, प्री और फ्यूचर में इसका इरेडिकेशन के लिए, इसको समाप्त करने के लिए किस तरह का योजना बनाएंगे। जो दवाइयाँ हैं वो डोर डिलीवरी कैसे हो, आम आदमी जो इससे प्रभावित है उसके घर तक दवाइयाँ स्वतः ढंग से कैसे पहुँचे, एक सिस्टम डेवलप करते हुए ये कार्य योजना लक्ष्य तय किया गया है। और मैं समझता हूँ कि बिरसा मुंडा पीठ, भगवान बिरसा मुंडा पीठ अपने आप में जनजाति समाज के, जनजाति क्षेत्र के सभी लोगों को इससे जोड़ने का भी और उत्प्रेरित होकर के कि पहली बार ऐसा फैसला हुआ है कि किसी इंस्टीट्यूशन में, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, और देश का सबसे बड़ी संस्था एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मैं समझता हूँ कि हेल्थ के लिए अभूतपूर्व ढंग से योगदान करेगा। और इसके साथ साथ क्योंकि कई बार सवाल उभरती है कि बहुत सारे क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है, ट्राइबल के बारे में इस तरह के कार्य योजना बनाते समय ये चीज़ें छूट जाती है, ऐसा लोगों का मानना होता है। और इसलिए इसरो के साथ, इसरो ने जो उपलब्धि हासिल की कि अपने रिसर्च और अपने देशज हुनर के साथ विकसित किए हुए पहली बार चंद्रमा के साउथ पोल में सैटेलाइट लैंडिंग करके विश्व का पहला देश बना, उस इसरो के साथ जनजातीय क्षेत्रों के नेटवर्क से संबंधित वीसेट के माध्यम से उन गांवों को जोड़ते हुए हम नई कनेक्टिविटी, वाईफाई की कनेक्टिविटी हो या बाकी जितने भी नेटवर्क के माध्यम से सुविधाएं दी जा सकती है, उसके लिए हमने एक कार्य योजना तैयार किया है। और मुझे खुशी है कि कल इसरो के जो
चेयरमैन हैं सोमानाथन जी, वो स्वयं हमसे जुड़े थे, बातचीत किया और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक लयबद्ध तरीके से कार्य योजना बनी है कि स्किल्ड कैसे हम करें, हेल्थ कैसे ठीक हो, और इसके साथ साथ ही ट्राइबल अफेयर्स की कई योजनाएं इस तरीके से प्रारंभ करते हुए अब उसके परिणाम आने प्रारंभ हो गए हैं। जैसे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल 740 में से 401 गतिशील हो गए हैं, वो विद्यालय प्रारंभ हो गए और इसके लिए इस साल और 100 उसमें जुड़ जाएंगे और 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और आगे 10,000 की नियुक्तियों के लिए भेजा जा रहा है और कुल मिला के 40,000 शिक्षक एवं शिक्षकेतर और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति होगी। तो ये जो नीचे स्तर से विद्यालय से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा के क्षेत्र में जो एक कार्य योजना बनाई गई है, ब्लॉक लेवल तक रेसिडेंशियल स्कूल के माध्यम से, जिसमें 3.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के कार्य योजना प्रारंभ किया गया है और इसके अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको अभी जो एक अभूतपूर्व योजना प्रारंभ हुई है, 15 नवंबर को गौरव दिवस के अवसर पर, स्वाभिमान दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री स्वयं भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू गए और वहाँ से योजना शुरू किया पीएम जनमन का, यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का। और इसका नाम इसलिए ऐसा दिया है क्योंकि पिछले 75 वर्षों में इन 75 ऐसे समुदाय जो जनजाति समुदाय में से सबसे पीछे के पंक्तियों में रहे हैं और उस पर ध्यान बहुत कम, नगण्यता रही है उस पर ध्यान रखने की, और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बृहद कार्य योजना बना करके 11 महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम हर परिवार तक पहुँचे और 9 मंत्रालयों का एक स्पेशल कार्यक्रम इस योजना में प्रारंभ किया गया और जिसके उद्देश्य है कि सभी ऐसे पीवीटीजी समुदाय का आवास होना चाहिए, सभी गांव में बिजली पहुंचना चाहिए, सभी गांव में नल का जल होना चाहिए, सभी गांव में पक्की सड़क होना चाहिए, क्लस्टर ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, साथ ही साथ रहने की हॉस्टल होनी चाहिए और इनके लिए स्किल डेवलपमेंट का ऐसा प्रोग्राम चलना चाहिए जो उनके देशज हुनर को बढ़ावा दे, जो वहाँ उसके जो इंडिजिनस सीड्स ऐसे हैं जिसको बढ़ावा दे, ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ावा दे, नेचुरल तरीके से बढ़ावा दे, क्योंकि सुदूरवर्ती क्षेत्र में अभी भी खाद पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किए बगैर ऐसे समुदाय बरसों बरसों से रह रहे हैं। उनको उन्हीं के अनुसार विकसित करने का क्रम बनाया जाए कि वो 21वीं सदी में और 2047 का जो लक्ष्य है उसमें वो बेहतर ढंग से अपने आप को शामिल करे। और हम भी गर्व तभी महसूस कर सकते हैं जब उनको शामिल करते हुए हम उनके प्रगति के साथ भारत की प्रगति को जोड़कर देखेंगे। तो ये पीएम जनमन की जो योजना है ये मात्र योजना नहीं है बल्कि एक भाव है कि हमारी दृष्टि कैसे है,
और दृष्टि इस बात से और ज़्यादा बल मिलता है कि उसी स्थान से जहाँ यह कार्य योजना प्रारंभ होती है, वहीं से देश भर में विकसित भारत संकल्प के साथ देश जुड़े, इस कार्यक्रम का भी शुभारंभ होता है। माननीय प्रधानमंत्री वहीं से इस कार्य का भी शुभारंभ करते हैं कि जो पीएम जनमन के माध्यम से ऊपर आएंगे, कार्य योजना के माध्यम से उन्हें हम जोड़ने में सफल होंगे, वह हमारा विकसित भारत का नींव है। विकसित भारत की धरातल को समझते हुए उड़ान भरने की जो यह योजना उलिहातू भगवान बिरसा मुंडा के धरती से प्रारंभ हुई, यह जनजाति मंत्रालय की एक अभूतपूर्व कार्य योजना का स्वरूप है। इसी तरीके से कई योजनाओं को, क्योंकि भारतीय जनजातीय आबादी सामाजिक रूप से हम ये मानते हैं कि सामाजिक रूप से वो अपने विरासत, अपने संस्कृति पर गर्व करते हुए, पर आर्थिक दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से अपने आप को कमजोर पाता है। उसकी सशक्त भूमिका हो, उस दृष्टि से हमारी कार्य योजना चल रही है। पीछे के पृष्ठभूमि का अध्ययन, आगामी लक्ष्यों को लेकर मंत्रालय का कार्यक्रम लगातार एक दिशा के साथ बढ़ रही है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो आबादी है, उन आबादी को विशेष तौर से लक्ष्य आधारित राज्यों के साथ मिलकर के, क्योंकि कई राज्य में हम लगातार राज्यों के साथ बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को हम राज्यों को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का ध्यान रखते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए, जो भारत का एक समग्रता, देश में 700 से अधिक जनजाति समुदाय है, विविधता है, विविध भाषाएं हैं, सांस्कृतिक और कलाकृतियों में, वेशभूषा में अपनी अपनी पहचान है, पर उनकी जो परंपरागत ढंग से जीवन पद्धति है वो चारित्रिक गुणों पर आधारित है, कैरेक्टरिस्टिक है। और इसलिए 700 से अधिक समुदाय के लोगों के बीच में विभिन्न प्रदेशों का भी एक बड़ी भूमिका होती है कार्य करने की। कई राज्यों ने अच्छा कार्य किया, कई राज्य कार्य करने में थोड़ी धीमी, लेकिन हमारी कोशिश रहती है हमें मिल के सब कुछ करना है। और जो हमारी उपलब्धि हासिल हुई है, यदि हम देखें संसाधनों के दृष्टि से, तो जहाँ 13-14 में यानी नरेंद्र भाई मोदी के आने के पहले का बजट, जहाँ एक स्पेशल, जिसको हम एसटीसी कंपोनेंट के रूप में देखते हैं, DAPST फंड जिसे हम बोलते हैं, वो 21,525 करोड़ था, तो आज लगातार बढ़ते हुए 1,17,943 करोड़ हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ध्येय दृष्टि कैसे है, हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य कैसा है। जनजाति मंत्रालय का बजट भी पिछले यूपीए के शासनकाल से हमारे शासनकाल में 3 गुना वृद्धि हुई। जहां 4,295 करोड़ था, आज 12,461 करोड़ की राशि मंत्रालय के बजट का है। जनजातीय मंत्रालय का जो बजट आवंटन है, वो आवंटन लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ही इन प्रावधानों के बीच एक स्पेशल प्रोग्राम जिसकी हमने चर्चा की,
पीएम जनमन, उसमें 24,104 करोड़ की व्यवस्था इन समुदायों के लिए की गई है। जैसे मैंने पहले कहा कि ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स जो निर्माणाधीन है, और 401 स्कूल संचालित है अभी इस समय, उसमें 28,919 करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई है। और योजनाबद्ध तरीके से 2025-26 तक ईएमआरएस स्कूल संपूर्ण रूप से बन के प्रारंभ हो जाएगा, शिक्षक आ जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और इसको यदि हम देखें तो आपको स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि पिछले सरकारों में और इस सरकार में क्या अंतर है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए जो पिछले सरकार के 10 वर्ष थे, उसमें 2013-14 में 278 करोड़ की व्यवस्था थी, और आज 5,943 करोड़ यानी 21 गुना की वृद्धि हुई है। इस तरीके से तुलनात्मक ढंग से विद्यालयों की संख्या बढ़ी है, स्कूल अधिक प्रारंभ हुए हैं, और जो पर स्टूडेंट कॉस्ट है, 13-14 में पर स्टूडेंट कॉस्ट 24,200 था, आज हम पर स्टूडेंट कॉस्ट 1,09,000 रुपया की व्यवस्था कर रहे हैं। ईएमआरएस स्कूल की पूंजी लागत 12 करोड़ थी और 16 करोड़, लेकिन आज 38 करोड़ और 48 करोड़ एक एक विद्यालय के लिए व्यवस्था की गई है। सीबीएसई के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करने का कार्य मंत्रालय ने किया है। और संख्या यदि देखें तो 2013-14 में 34,000 बच्चे होते थे, अब 1,32,000 बच्चे हैं, और इसको हमने 3.5 लाख तक का लक्ष्य को लेकर कार्य को आगे बढ़ाया है। अगले 3 वर्षों में ये 3.5 लाख बच्चे आ जाएंगे। इसके साथ साथ ही छात्रवृत्ति में सभी राज्यों के साथ मिलकर छात्रवृत्ति को सीधी डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचे, इस तरह के एप्लीकेशन तैयार किए गए हैं, पोर्टल बनाए गए हैं, और 30 लाख से अधिक बच्चों को सीधे छात्रवृत्ति दी जा रही है। 2,500 से 3,000 करोड़ इसमें राशि आवंटित की जाती है। इसके साथ साथ ही यदि हम इसका आकलन करें, पहले 978 करोड़ था और अब 23-24 में 2,531 करोड़, यानी 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। छात्रवृत्ति में पिछले 10 वर्षों में 18,000 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों तक अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा के प्रति सचेत हो, इसके लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया गया है। 7,000 छात्रों को एमफिल, पीएचडी, फेलोशिप योजना का लाभ मिला है। तो 75 ऐसे विद्यार्थी हैं जो विदेशों में शिक्षा अर्जित किए हैं। 10,000 छात्रों ने केंद्रीय योजना के तहत आईआईटी, एम्स, आईआईएम जैसे शीर्ष श्रेणी के संस्था में प्रवेश किया, और इसकी संख्या और गुणात्मक ढंग से वृद्धि होगी, क्योंकि अब हमने एक नई योजना, जिसके बारे में हमने कहा सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए मानव संसाधन का निर्माण करना। इसी के साथ साथ ही हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र में कार्य योजना के माध्यम से रोजगार मिले, बंधन केंद्र लगातार खोले भी जा रहे हैं और खोले गए हैं। इसके माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य, पहले
ऐसे 12 वनोपज थे जिसका समर्थन मूल्य तय था, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ गई है और लगभग 84 से अधिक वनोपज को हमने समर्थन मूल्य के साथ जोड़ा है। सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो ऑर्गेनिक वे में जो मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है जनजाति क्षेत्रों का, उसका भी हमने इसके साथ जोड़ा है, ताकि जनजाति क्षेत्रों के जो मोटी अनाज की उपज है वो भी बढ़े। योजना के तहत 3000 हाट बाजार, 600 गोदाम स्थापित करने का प्रावधान किया है। 3958 बंधन विकास केंद्र के माध्यम से 527 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी गई है। योजना के अंतर्गत 11,83,000 जनजातीय लाभार्थी तक ये सारी चीज़ें पहुंचाई गई है। योजना के अंतर्गत 58,736 लाख की स्वीकृतियां दी गई है। एमएसपी योजना के अंदर जैसे मैंने कहा कि 12 से 87 हो गई है, और अनुसूचित जनजाति के लिए हमने एक वेंचर कैपिटल उद्यम पूंजी कोष की स्थापना की है कि जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप अधिक बढ़े, उद्यमिता आगे बढ़े और उसके माध्यम से नए नए एंटरप्रेन्योर आए और उसका डेवलपमेंट हो, उसकी ट्रेनिंग हो और बेहतर बिजनेस करे और उससे नए तरीके से वो रोज़गार के दृष्टि से न केवल वो रोज़गार प्राप्त करे बल्कि रोज़गार देने योग्य वो बने। मैंने पहले ही कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी संग्राम संग्रहालय निर्माण का कार्य के साथ साथ शोध एवं नवाचार जनजातीय शोध संस्थान को, जनजातीय शोध संस्थान के माध्यम से उसमें भी हमने लगातार राज्यों को प्रेरित किया है कि अपने अपने राज्यों के उन जनजातीय क्षेत्रों के सारे मामले में और एक विशेष तरीके से डेवलपमेंट के लिए अपने स्टेट के प्लान पर ऐसा फोकस करें जिसका बेहतर तरीके से मूल्यांकन करते हुए हम आने वाले दिनों में उसके बीच से इस तरह का डेटा बनाने में सफल हों ताकि फैमिली वाइज, इंडिविजुअल, गांव वाइज हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को सही तरीके से मजबूती के साथ प्रस्तुत कर सकें। वनाधिकार अधिनियम ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून है जो स्वव्यवस्थित जीवन शैली को बरकरार रखने का एक संवैधानिक अधिकार देता है। ट्रेडिशनल वे में परंपरागत ढंग से वन निवासी, वनों के अंदर बसे हुए गांव वो अपने जीवन पद्धति का आधार मानते, पर डॉक्यूमेंटेशन के दृष्टि से आभा और राज इसको एक्ट के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य करते हुए जहां इंडिविजुअल तरीके से उन्हें पट्टा मिले इसको सुनिश्चित किया गया है और उसमें लगातार वृद्धि हुई है। अभी वनाधिकार के माध्यम से यदि आप देखें सामुदायिक वन पट्टा पहले 23,000 लोगों को दिया गया था, आज 1,14,049 लोगों को सामुदायिक वन पट्टा दिया गया है। इसी तरीके से वन अधिकार अधिनियम में जो दावे आए थे उसमें 13-14 में 14,35,113, 23-24 में 41,596 यानी 3 गुना वृद्धि उसमें हुई है और उसका निराकरण किया गया है। 181 लाख एकड़ जमीन भूमि पर वन पट्टा
दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो उनके व्यवस्थित, जैसे ट्राइबल एरिया के जो पेशा पंचायत है उसके सशक्तिकरण करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय और ट्राइबल अफेयर्स काम कर रहा है, और उसके प्रशिक्षण का कार्यक्रम, सशक्तिकरण का कार्यक्रम, अधिकारों का विकेंद्रीकरण का कार्यक्रम राज्यों के साथ मिलकर के जहाँ कर रहे हैं, वहीं मैंने आगे बताया आपको पीवीटीजी का कार्यक्रम, जो अभी पहले के दिनों में यदि हम देखें 14-15 में 1910 करोड़ की व्यवस्था थी, और आज 25,000 करोड़ से अधिक की व्यवस्था, और उसका उनके लिए उपयोगी कैसे हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, अभी हमने 36,000 गाँव को मॉडल विलेज, और मॉडल विलेज के लिए हमने मानकों के साथ, सभी मंत्रालयों के साथ, DAPST के साथ कैसे मंत्रालय काम करे इस पर जोर दिया है, और उसका अच्छा परिणाम आने लगा है। आने वाले दिनों में और बेहतर डेटा के साथ इसका प्रबंधन करते हुए यह हम सुनिश्चित करेंगे ताकि मानव विकास सूचकांक जनजातियों का बेहतर एवं प्रभावी ढंग से बन सके। 36,000 गाँव में से कई गांव में राशि भेज दी गई है। हमें लगता है कि लगभग 18,000 गांव में हम लोगों ने राशि भेज दिया है, और उसमें जो व्यवस्था हमने बनाई है कि गांव में परंपरागत ढंग से लोग विचार करते हुए अपने गांव को आदर्श गांव कैसे बनाएं, संसाधनों के साथ जोड़ करके हम बनाएं, और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो, और हम ये सुनिश्चित कर सके कि वास्तविक रूप से आदिकाल का गांव आदि परंपराओं के साथ विकसित गांव के रूप में दिख रहा है, जहां मौलिक सुविधाएं हैं, आत्मनिर्भरता हो, और जो वनों का स्पंदन है वो उनके साथ जीवन में बना रहे। इसी के साथ साथ जो हमारा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में यदि हम देखें, स्वच्छ भारत मिशन में 12,000 तक की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। 14 से 23 तक ST परिवारों के लिए 148.64 लाख शौचालय का निर्माण किया गया। जनजाति क्षेत्र के लिए 2.55 लाख यानी 2,55,000 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं, और उसमें से 2,19,000 आंगनबाड़ी नियमित रूप से रिपोर्ट जमा करते हैं, क्योंकि पोषक एवं पोषण बेहतर ढंग से कैसे हो सके, ये मूल उद्देश्य है। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भी हमारा मंत्रालय लगातार कार्य कर रहा है कि ऐसे स्वयंसेवी संस्था, अभी यदि हम देखें पिछले 10 वर्षों में 250 परियोजना के लिए लगभग 200 गैर सरकारी संगठनों को 900 करोड़ आवंटित किए गए हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ कैसे गाँव के डेवलपमेंट के बारे में कार्य योजना को ग्रामीणों के साथ मिलकर के पूरा करें। और 2023-24 में इसके लिए 109 करोड़ की व्यवस्था की गई है, और 2023-24 जहां गैर सरकारी संगठनों को अनुदान के अंतर्गत समर्थित संगठनों की जो कुल संख्या है उसमें 130 करोड़ की तुलना में 188 करोड़ की राशि उन पर वितरित की गई है, जिसमें 309 अतिरिक्त परियोजनाएं सम्मिलित है। PM जनमन के बारे में मैंने आपको बताया कि PM जनमन के माध्यम से अभी इस समय 15 जनवरी तक का जो डेटा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने
4100 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 24,000 करोड़ में से 4,700 करोड़ की योजना का शुभारंभ कर दिया है फर्स्ट ईयर में। 15 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री 1 लाख लाभार्थियों को पीएम जनमन के अंतर्गत आवास की पहली किस्त डिजिटल अंतरण किया है, डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पहुंचा है। और मुझे खुशी है कि 75 दिनों के कम अंतराल में 120 जिलों में 9,000 से अधिक शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 13 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसी ढंग से यदि हम पक्के मकान, जहाँ 1.7 लाख पक्के मकान और 2,621 किलोमीटर संपर्क पथ पीवीटीजी बस्तियों में पहुंचाने का काम और 300 मोबाइल चिकित्सा इकाई और 100 छात्रावास को चिन्हित कर स्वीकृत कर दिया गया है। पीवीटीजी बस्तियों में यदि आवास में नल का जल का कनेक्शन देखें तो लगभग 26,506 टैप वाटर उनके घरों तक पहुंचाई गई है। और स्पेशल तरीके से रोजगार के दृष्टि से, जिसमें हमने कहा इसके पहले कि बंधन विकास केंद्र स्पेशली उनके लिए 462 बंधन केंद्रों की और बहुउद्देशीय केंद्र का निर्माण, उसके साथ साथ बिजली की आपूर्ति, उसके साथ साथ मोबाइल टावर की स्थापना, उसके साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों की मंजूरी दी गई है। 93,712 घरों में बिजली पहुंचाई गई है, 503 बस्तियों में और 559 मोबाइल टावरों की स्थापना की गई है और 1050 आंगनबाड़ी की मंजूरी दी गई है। शिविरों में आधार कार्ड का वितरण, क्योंकि बहुत सुदूरवर्ती होने के कारण उनका आधार कार्ड भी बन नहीं पाया था, आयुष्मान कार्ड नहीं बना था, तो किसान सम्मान निधि की कार्ड नहीं बना था, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना था और वनाधिकार अधिनियम पट्टे, ऐसे सभी चीज़ों के लिए खाते खोले गए और इन सारी सुविधाओं से उन लोगों को युक्त किया जा रहा है। 2023-24 में जो सिकिल सेल उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई है कि 2047 तक हम बीमार मुक्त हो जाएंगे इस मामले में। इस उद्देश्य के साथ शहडोल से जो कार्यक्रम शुरू किया गया है उसमें 7 करोड़ लोगों का डेटा बना करके पोस्ट एंड पास्ट प्री, यह दोनों का ट्रीटमेंट की सुविधा, काउंसलिंग की सुविधा को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 1 करोड़ लोगों की जांच की जा चुकी है और यह जांच अभी लगातार जारी है। और मुझे आशा है जिस तीव्रता के साथ इन सारे कार्यों को किया जा रहा है उसका अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से कार्य का शुभारंभ और उसकी गति, उसकी सफलता और उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं, क्रमवार तरीके से लगातार इस तरह के कार्यों के माध्यम से हम आने वाले दिनों में स्वस्थ समाज, सुखी परिवार, संपन्नता, सांस्कृतिक परंपराओं के साथ, उनके जीवन पद्धति के साथ विकास को नया आयाम देने में सफल होंगे। और मुझे आशा है कि जिस तरीके से आज जनजाति समुदायों के सम्मान को, संस्कृति को, धरोहरों को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए, यानी प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसकी सुरक्षा होना चाहिए और उसको इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए जिससे भारत में
रहने वाले जनजाति समुदाय हम सभी लोगों को और देशवासियों को गर्व महसूस हो। तो यह यात्रा लगातार बनी रहेगी, आगे बढ़ते रहेगी और हम इस यात्रा में 2047 में विकसित भारत के योगदान में जनजाति समुदाय के भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे।